हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हम पहुंच चुके हैं डे 9 पे। राइट, हमने क्या स्टार्ट किया था? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने एडिशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में मेनली हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हमारा जो लास्ट टॉपिक था, है ना, वो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का था। राइट, एंड एंटी मार्कोनिक में कुछ जो पॉइंट्स थे वो मिस हो गए थे, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे एंड देन आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, बिल्कुल क्लियर आवाज होगी। फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए जहां पे आप डे 1 से कंटिन्यू सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाना है। हर एक पॉइंट्स को जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, हर एक पॉइंट्स को आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एंटी मार्कोनिक के बारे में, और लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था कि एंटी मार्कोनिक को हम खराश इफेक्ट या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। एंड दिस इज ऑपोजिट, दिस इज एंटाई, है ना। एंटाई मीन्स उल्टा। ये मार्कोनिक ऑफ रूल का एकदम उल्टा है। मार्कोनिक ऑफ रूल में हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव एंटिटी उस हम बोल सकते हैं कि कार्बन के पास जाता है। ठीक है, किस कार्बन के पास जाता है? विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन उसके पास जाता है विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिक ये बिल्कुल उसके एंटाई काम करता है, बिल्कुल उसके उल्टा काम करता है। ठीक है, नेगेटिव एंटिटी उसके पास जाती है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, एंड हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। So anti-Marconic addition occur when the hydrogen adds to the less substituted carbon atom. हाइड्रोजन एटम उसके साथ जाके अटैच हो जाता है जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड ROOR। दिस इज पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है? यस, यहाँ पे क्या होगा? इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। Br नेगेटिव गोज टू दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब आप ही सोचोगे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो इसके पास है, CH3 के पास, बट बेटा यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये जो कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है कहाँ पे जाके जुड़ेंगे? जहां पे जुड़ने की जगह होगी, यानी कि जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे जाके ये अटैच हो जाएगा। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? तो ये बन जाएगा हमारा CH3CH, और ये है CH2, एंड दिस विल बिकम CH2Br। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा CH2Br। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। बट याद क्या रखना है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हम सिर्फ इसकी ही प्रेजेंस में करा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे HCl HI HF ले लिया तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं फॉलो करेगा, इंस्टेड इट फॉलो मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, ये मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करने लग जाएगा, ये एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर है? पता चल गया एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है, ये कब कब फॉलो होगा। यस, तो वही सारी चीजें हम एक बार ना लिख लेते हैं, है ना, कि अगर हमारे पास ये कंडीशन दी गई होगी तो रिएक्शन प्रोसीड होगा कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, यही है। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हमने किसके साथ करा दिया? HCl के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ रूल लग जाएगा। वहीं अगर इसका हम रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, देखो HCl है पर पर ऑक्साइड है। अब पर ऑक्साइड समझ आते ही ये मत समझ जाना कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, नहीं भाई। एंटी मार्कोनिक के लिए सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड तो ही यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। अदरवाइज हर एक केस में सिर्फ और सिर्फ हमें मार्कोनिक ऑफ रूल देखने के लिए मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? आई थिंक यस। ठीक है, आई थिंक यस। वहीं अगर हम यहाँ पे
HI, और अगर यहाँ पे परऑक्साइड ले लो, ठीक है, परऑक्साइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परऑक्साइड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परऑक्साइड से अगेन यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, बट अगर हमने यहाँ पे HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROR ले लिया, ठीक है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROR ले लिया, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, चलो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, हमने लिया है HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROOR, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लग जाएगा। क्या अगर हम HBr ले ले, ठीक है, HBr ले ले और एंटी मार्कोनिक ना ले, क्या कह रहे हैं ये, HBr ले ले बट यहाँ पे हम एंटी मार्कोनिक रूल ना ले, मतलब ये एंटी मार्कोनिक के लिए ROR ना ले, परऑक्साइड ना ले, तो भी क्या यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा HBr होने से? नहीं भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्कोनिक रूल लग जाएगा। अब देखो क्या क्या कंडीशन है, सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पे एंटी मार्कोनिक होने की संभावना है, जहां पे एंटी मार्कोनिक हो सकता है, क्या कब होगा, HBr होना चाहिए पहली चीज, और HBr किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, ROOR, यानी कि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तब तो ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो फटाफट से इसके मैकेनिज्म पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है, पहले रिएक्शन देखेंगे फिर उसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने ये देखा था कि हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HBr के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है, आप H2O2 एज अ परऑक्साइड भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, बन गया परऑक्साइड। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ROOR, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CH3 CH CH2 CH2 Br, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब ये आया कैसे है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं। इन केस ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, जो हमारा मैकेनिज्म था, दैट मैकेनिज्म फॉलो दी कार्बोकेटायन प्रोसेस, है ना, उस मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, बट इन दिस केस, इन एंटी मार्कोनिक केस, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, एंड ऑलरेडी वी हैव सीन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल, राइट। चलो तो फटाफट से इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जो हमारे पास परऑक्साइड है उसका ब्रेकडाउन होगा, उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो ROOR का यहाँ पे होमोलिटिक, ठीक है, क्लीवेज होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां से इनका बॉन्ड टूट गया, ये क्या बन जाएगा, RO फ्री रेडिकल प्लस RO फ्री रेडिकल, ये सब्सटेंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, क्लियर है। अब ये जो RO फ्री रेडिकल है ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे HBr के पास, ठीक है, RO फ्री रेडिकल जाएंगे HBr के साथ, और अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये HBr से हाइड्रोजन ले लेंगे और उस पे फ्री रेडिकल ला देंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है, ठीक है। अब Br हो गया परेशान, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री रेडिकल आ गया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वो क्या करेगा, उसके पास एक और वेपन है, वेपन क्या है, उसके पास वेपन क्या है कि भाई हमारे पास तो एक रिएक्टेंट है ना, जिसमें जगह है कि मैं उसके साथ जाके अटैच हो सकता हूँ, उसका हाइड्रोजन ले सकता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा, ठीक है, ये पहुंच जाएगा अपने मालिक के पास और क्या बोलेगा भाई कि आ जाओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास आ गया है Br फ्री रेडिकल, ठीक है, इसके पास क्या आ गया, Br फ्री रेडिकल आया। अब Br फ्री रेडिकल आया, इसको क्या चाहिए कि मुझे कहीं ना कहीं तो जगह मिल जाए। अब दो चीजें हो सकती है, डबल बॉन्ड टूटने के लिए बना है ना, डबल बॉन्ड किसके लिए बना है, ये तो टूटने के लिए बना है, ठीक है, ये जब यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। अब अगेन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है,
अगर ये ब्रोमीन इसके पास आता है तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, अगर ये ब्रोमीन उसके पास जाता है तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो दो केस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेंगे। चलो दोनों के दोनों केस बना ले। CH3CH यहाँ पे फ्री रेडिकल है एंड CH2Br। एक तो हमारा प्रोडक्ट ये बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3 CHBr CH2 एंड फ्री रेडिकल। ये हमारा यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बन गया। नाउ ये है दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल एंड दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल। व्हिच काइंड ऑफ फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल और 2 डिग्री फ्री रेडिकल? तो हमने देखा है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री एंड 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 देन 1। ठीक, इतना तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो किसके बनने के चांसेस है, which one is a major product, so this one is the major product। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। ठीक है भाई, बट दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, है ना, मेजर है बट ये भी फाइनल प्रोडक्ट हमारा नहीं बना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, CH3CH फ्री रेडिकल CH2Br, इसका रिएक्शन फर्दर हम HBr के साथ कराएंगे। देखो इसकी जो हालत है वो किसने की है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने की है ना। ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसके पास गया तब जाके इसका बॉन्ड टूटा और तब जाके इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ गया, तो ये बदला किससे लेगा, HBr से ही लेगा, है ना। अभी क्या करेगा, HBr का हाइड्रोजन कंसीडर कर लेगा और बेचारा Br जो है वो फ्री रेडिकल की तरह फिर से घूमता रह जाएगा। CH3CH2 CH2Br, तो यही था हमारा आंसर। ठीक है, यही था हमारा आंसर। ब्रोमोप्रोपेन क्या बन गया, ये ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, क्या बना दिया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे बना दिया है ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि क्यों एंटी मार्कोनिक रूल इस तरीके का प्रोडक्ट देता है। उसके पूरे मैकेनिज्म के साथ हमने यहाँ पे इस चीज को देखा है। आई होप कि अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यस, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीजें कर ली हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन आप होमवर्क में भी कर सकते हैं इसी से रिलेटेड, बिल्कुल मैकेनिज्म के साथ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाई HF HCl HI डू नॉट शो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो क्यों नहीं करते हैं। और एक और क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई HBr शो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। ये क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, व्हाई HBr show anti मार्कोनिकॉफ रूल। HBr जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो क्यों करता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। देखो दो स्टेप रिएक्शन हमने देखा, फर्स्ट स्टेप जो है HBr का दैट इज एक्सोथर्मिक एंड द सेकंड रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और जब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। समझ में आया। सो बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड स्टेप इज आल्सो एक्सोथर्मिक। ठीक है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, सो HBr बॉन्ड कैन इजीली ब्रेक। ठीक है, HBr जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा एंड रिएक्शन कैन प्रोसीड because first step is exothermic in nature and second step is also exothermic. Due to this, HBr bond can easily break
and reaction हम यहाँ पे लिख सकते हैं occur. And reaction occur easily. ठीक, तो HCl, HI एंड HF में क्या दिक्कत थी, है ना? यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि why HF, HCl एंड HI do not show anti-Markovnikov rule, तो ये anti-Markovnikov rule को फॉलो क्यों नहीं करते? सी इन केस ऑफ HI, अगर हम HI के बारे में बात करें तो HI का जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, वो क्या है? एक्सोथर्मिक नेचर का है, लेकिन वो साइज में कैसा है? उसका फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है कि फिर वो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्लियर है? जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ गया? सो HF shows एक्सोथर्मिक नेचर, HF जो है वो एक्सोथर्मिक नेचर शो करता है एंड फॉर्म स्टेबल फ्री रेडिकल, और ये एक स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ, और वो इतना अटैच हो जाता है उसके साथ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है एंड इट अटैच विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अटैच होके बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है विच इज क्वाइट, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? विच इज क्वाइट हार्ड टू ब्रेक, है ना? फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड which cannot break easily, जो कि इजीली यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाता, इस वजह से रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ में आ गया है? क्लियर है? नाउ HCl के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दैट इज गुड, सेकंड रिएक्शन इसका एंडोथर्मिक हो जाता है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है, जस्ट HF वाला ही केस है, ठीक है। अगर हम HCl के बारे में बात करें, फर्स्ट स्टेप इज एक्सोथर्मिक but second step is endothermic. Due to this bond cannot break, इसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज HI के साथ ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है? HI का अपना ही अलग केस है, पता है? HI का अपना ही अलग केस है। HI जो आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो जिनका साइज बहुत बड़ा होता है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? उसके फ्री रेडिकल्स ना किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते, तो जब वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, किसी के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेंगे, तो ये रिएक्शन को भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? सो ड्यू टू देयर लार्ज साइज, ठीक है, ड्यू टू देयर लार्ज साइज देयर फ्री रेडिकल्स जो है वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। इन केस ऑफ HI, ठीक है, इन केस ऑफ HI iodide is a, ठीक है, इन केस ऑफ HI iodide is a have bigger size,
so their free radical do not combine, तो इनके जो फ्री रेडिकल है वो कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है। so their free radical do not combine and form, do not combine, so reaction not occur, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, कंबाइन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। नाउ एडिशन ऑफ Br2 टू एल्कीन, ओके, यहाँ पे हम एडिशन करा रहे हैं Br2 का एल्कीन के साथ। अब ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, कल की क्लास में एक एग्जाम्पल लिखा था मैंने, है ना, और ये बताया था, अभी देखना याद आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और अगर मैंने ये लिख दिया CH2 Br CH2 Br, ये क्या है, क्या ये और ये, क्या ये दोनों चीजें सिमिलर हैं, क्या ये दोनों चीजें सिमिलर हैं, या फिर बस ऐसे ही कि ऊपर मन नहीं था लिखने का इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, इनमें कोई डिफरेंस है। यस, तो लास्ट टाइम एक मैंने ऐसा रिएक्शन लिखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिसको इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया था, है ना, और आप सबने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, बट इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंटी एडिशन हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे एंटी एडिशन हो रही है, एक ब्रोमीन ऊपर की साइड लगा है, एक ब्रोमीन नीचे की साइड लगा है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन है, दोनों के दोनों इस तरीके से क्यों नहीं अटैच है, कि दोनों के दोनों नीचे की साइड से अटैच क्यों नहीं है, ये क्या तरीका है ना, तो इसके बारे में इसका एक बार हम मैकेनिज्म जान लेते हैं, फिर समझेंगे कि इसको बोलते क्या है, ये आखिरकार चीज क्या है। ओके, क्या इतना क्लियर है, चलिए, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा देते हैं हम Br2 के साथ, यानी कि Br एंड Br इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, Br इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो अब ये जो डबल बॉन्ड है कब टूटेगा, जब ये ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा। ब्रोमीन कैसे अटैक करेगा, देखो यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, तो एक जो ब्रोमीन है उसके ऊपर पूरा पूरा चार्ज आ जाएगा और एक के ऊपर कम चार्ज आएगा, ठीक है, एक के ऊपर, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे ब्रोमीन ने रख लिया, ये इनकी अपनी मर्जी से होता है, ठीक है, ये इनकी अपनी मर्जी से होता है, तो ये क्या करेगा, ये इसको जाके अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अब यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, CH3CH CH2 और इसके साथ ब्रोमीन आके अटैच हो चुका है, ब्रोमीन ने क्या किया, इसके साथ अपना बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ब्रोमीन ने क्या किया है, इसके साथ अपना बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, इस वाले कार्बन को देखो, 1 2 3 4, इस कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, यस, इस कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 2, टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ठीक है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बट इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, क्या इतना समझ में आया, यानी कि CH2 पॉजिटिव जो होता है उसका एक वेकेंट p ऑर्बिटल जो है वो खाली होता है, तो ये ब्रोमीन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ब्रोमीन अपने वैलेंस शेल के जो लोन पेयर है उसको निकाल के इस कार्बन की हेल्प करेगा और इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, ऑल्दो ब्रोमीन हैव दिस लोन पेयर, ठीक है, ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, बट उसने क्या किया, जब अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इसकी वजह से ब्रोमीन के ऊपर भी कुछ चार्जेस आ जाएंगे, ब्रोमीन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसको हम पॉजिटिव से शो करते हैं, तो यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। अब देखो नीचे की पूरी जगह जो है वो इस बल्कि ब्रोमीन ने घेर रखा है,
हमारे पास टोटल 2 ब्रोमीन थे। अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास नेचर में Br नेगेटिव है, तो वो क्यों है Br नेगेटिव? इसकी हेल्प करने के लिए वो Br नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पे Br नेगेटिव, ठीक है, जो दूसरा वाला ब्रोमीन बचा हुआ है उसका रिएक्शन कराते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? वो बेचारा नीचे से तो अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा, उसको रुकावटें फील होंगी, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है, वो ऊपर की साइड से जाके अटैक कर लेगा। तो यहाँ पे एंटी एडिशन या फिर एंटी एडिशन जिसको बोलते हैं, वो चीज हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक Br आ गया CH2, यहाँ पे हमें एक Br देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक Br हमें नीचे की साइड, एक Br हमें ऊपर की साइड, एंड दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। यहाँ पे क्या बना दिया है, यहाँ पे बना दिया है एंटी एडिशन। इसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा इनमें जो भी स्पीशीज है उन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उतना ज्यादा ये पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेबल होगा। समझ में आ गया? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? अब इसके बाद देखो, सिन एडिशन एंड एंटी एडिशन, ये चीज क्या है? सो सिन एडिशन में लिखा हुआ है कि when a reaction add two group of the same phase or a double or a triple bond, it considered as a syn addition. And anti addition का मतलब है an addition reaction in which two substituents are added to the opposite side of a double bond or a triple bond. एक में सेम साइड में जो हम बोल सकते हैं कि हम कोई ग्रुप अटैच कर रहे हैं, तो वो सेम साइड ही उस ग्रुप को अटैच कर दे रहे हैं। तो अगर सेम साइड ही ग्रुप को हम अटैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिन एडिशन। और अगर ऑपोजिट साइड हम ग्रुप को ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी एडिशन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, किसके साथ देखेंगे? एक एग्जाम्पल के साथ। चलिए, मान लो हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड C, CH3H, CH3H। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट-2ईन। यस, दिस इज ब्यूट-2ईन। और ब्यूट-2ईन होने के साथ साथ यहाँ पे कैसा है, देखो ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साथ है और CH3 CH3 एक साथ है, तो इसको हम बोलेंगे सिस ब्यूट-2ईन। क्या बोलेंगे इसको हम? सिस ब्यूट-2ईन। अब इस सिस ब्यूट-2ईन का रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो अगर हमें, ध्यान से देखना, तो अगर हमें यहाँ पे ये ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन क्या है, सेम ही फेज में है, सेम ही साइड में है, अगर कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है, ठीक है, सेम फेज में एक ही साइड में अगर हमें ब्रोमीन देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिन एडिशन। ये क्या हुआ है? सिन एडिशन। लेकिन पहले हमने ब्रोमीन को जोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक को रोटेट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को जब हम रोटेट कर देंगे, पहले हमने जोड़ दिया, अब किसी भी एक को यहाँ पे कर दीजिए रोटेट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एंटी एडिशन। सिन एडिशन का मतलब होता है कि सेम ही प्लेन पे, सेम ही जगह पे हेलोजन को जोड़ दो। ठीक है, सेम ही जगह पे हेलोजन का जुड़ना सिन कहलाता है। ठीक है, पहले हेलोजन को जोड़ दिया, फिर हमने किसी एक को यहाँ पे क्या कर दिया? रोटेट कर दिया, तो वो बन जाएगा हमारा एंटी एडिशन। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कायरल कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है? जहाँ पे सारी चीजें अलग अलग होती हैं, उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। सो ये जो कायरल कार्बन है, देखो यहाँ पे हर चीज अलग अलग है, तो ये जो कायरल कार्बन है
ये क्या होते हैं? यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। समझ में आ गया? क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, सिस एंड ट्रांस की अगर हम बात करते हैं, जैसे सिस है, ट्रांस भी शो कर सकता है। समझ में आ गया है कि ये चीजें क्या है? नाउ इसके बाद ओके, सो एडिशन रिएक्शन हमारा यहाँ पे होता है खत्म। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में, जो आपको मेन हेडिंग दिखी थी। ये जो था वो बेसिकली कल कुछ पार्ट जो रह गए थे उसको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के। नाम से क्या पता चला कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एलिमिनेट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एलिमिनेट होने वाला है, और जब एलिमिनेट होगा उसके जगह पे क्या होगा? ये बेचारे पहले तो इनको बॉन्ड की कमी हो जाएगी, फिर ये आपस में ही अपना बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये आपस में ही अपना बॉन्ड बना लेंगे। दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द एडिशन रिएक्शन। अभी आप देख लेना कैसे, अभी आप देख लेना कैसे। तो देखो, ए बी का बॉन्ड है, यहाँ पे एक्स अटैच और यहाँ पे वाई अटैच। इस तरीके से किसकी प्रेजेंस में? कोई भी हमारे पास एक रिएजेंट है जिसकी प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करा रहे हैं। बिना रिएजेंट की प्रेजेंस में तो होगा नहीं। अब क्या हो रहा है? यहाँ से एक्स और वाई चले गए। क्या चला गया? यहाँ से एक्स और वाई यहाँ से निकल गए, प्लस यहाँ पे क्या बन गया? ए बी। अब देखो, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक क्या करेगा? एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने बीच में क्या बना लेंगे? एक और बॉन्ड बना लेंगे, जिसको हमने कहा है डबल बॉन्ड। फर्दर केस में ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं कि एक एक ग्रुप इनको और छोड़ के चले जाए, तो ये फिर आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। This type of reaction is called elimination reaction. ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स इसके बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो वो पॉइंट क्या है? सबसे पहला, दिस इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये चीज हमें पता चली है। दिस इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे एडिशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स है। पहली चीज हमें यहाँ पे पता चली है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है नेचर में, मतलब अगर हमने हाई टेम्परेचर दिया तो ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। दिस इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे खुद ब खुद हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ unsaturated compound from saturated compound। ठीक है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड से। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, एंड ये बता दें दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? ये एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्लियर है इतना? ठीक है, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? यस
और नो? फटाफट से बताएंगे, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? यस और नो? अब इसके बाद देखो, इसी को हम और क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, इसी को हम और क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्लासिफाई करने वाले हैं। कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहला है हमारा E1 एलिमिनेशन, ठीक है, E1 एलिमिनेशन। अच्छा, E1 एलिमिनेशन से पहले पता है आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप के हमें यहाँ पे, कुछ बीच में छूट गया, ओके, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। हाँ, हम यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन? एनी आइडिया? यस, क्या होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन? जहां से अल्फा और बीटा, ठीक है, जहां पे अल्फा और बीटा दोनों जगह से कुछ ना कुछ चीजें रिमूव होगी, उसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक। कितने टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अल्फा बीटा के अंदर? तो एक हम पढ़ेंगे E1 एलिमिनेशन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक हम E1 एलिमिनेशन, और E1 एलिमिनेशन में ही हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पे आता है एक E1 CB, और थर्ड होता है हमारा E2 एलिमिनेशन। तो ये तीन टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें देखने वाले हैं। आखिरकार इसमें होता क्या है, एक जनरल व्यू ले लेते हैं, फिर वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो भी चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेंगे। क्या क्लियर है इतना? यस, चलो। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है, ठीक है। एक हमारे पास X है और एक हमारे पास Y है। अभी इसमें प्लस और माइनस का पता नहीं चल रहा ना, चलो देखो कुछ ऐसा है, CH3 CH CH, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे तो 1 ही आएगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास हैलाइड है और यहाँ पे हमारे पास हेलोजन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हैलाइड है और एक हमारे पास हेलोजन है, ये लेके चलो इस तरीके से, ठीक। तो E1 में क्या होता है, फर्स्ट केस में ही यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, ऐसा रिएक्शन जहां पे सबसे पहले किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें से नेगेटिव एंटिटी, यानी कि सबसे पहले यहाँ से हेलोजन, या फिर जो भी X है, OH भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ हेलोजन ही हो। तो सबसे पहले यहाँ से X का रिमूवल हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में X नेगेटिव जो है वो यहाँ से रिमूव होगा और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन बन जाएगा। और सेकेंड स्टेप में फिर यहाँ से H निकलेगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो E1 एलिमिनेशन में सबसे पहले नेगेटिव एंटिटी यानी कि X जो है वो रिमूव होगा फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकेंड स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। और क्योंकि ये दोनों के दोनों एडजेसेंट कार्बन से ही रिमूव हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा क्या मतलब है ये तो समझ नहीं आ रहा। अल्फा का क्या मतलब है? अल्फा का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसके साथ, ठीक है, ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। अब फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, अल्कोहल ले लो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लो, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर हेलोजेंस ले लो। तो वे सारी चीजें क्या कहलाती हैं? वो अल्फा कार्बन कहलाता है जिसके साथ वो चीज अटैच होती है। एंड अल्फा कार्बन के एडजेसेंट वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन, और बीटा के एडजेसेंट वाला कार्बन कहलाता है गामा कार्बन, और गामा के एडजेसेंट वाला कार्बन कहलाता है डेल्टा कार्बन, ठीक है। तो ये सीरीज चलती रहेगी, बट यहाँ पे इतना हमको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर रहे हैं, हालांकि अल्फा गामा एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, ठीक है, अल्फा गामा एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, बट अभी फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे इसी पे फोकस करेंगे। E1 में ही E1 CB आता है, ठीक है, E1 में ही E1 CB आता है। मतलब क्या है? फिर से यही बना लो,
CH2 CH2 X ले लिया, यहाँ पे H ले लिया. सो इन केस ऑफ E1CB जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा E1. ठीक है, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा E1 के. मतलब यह है कि सबसे पहले यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा. सबसे पहले यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा भाई. CH2X एंड CH2 पॉजिटिव. एंड प्रोटॉन के बाहर निकलने के बाद जो नेगेटिव एंटिटी है वो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2. क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2. क्या इतनी चीजें क्लियर है? यस. क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? क्या ये पता चल गया कि E1 क्या होता है, E1CB क्या होता है? नाउ विल टॉक अबाउट द E2 एलिमिनेशन. ओके, किसके बारे में बात करेंगे हम? E2 एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे. सी, अभी हमने देखा कि एक बार X जाता है, एक बार H जाता है. नाउ इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन, इनका कोई झंझट ही नहीं है. इनको नहीं चाहिए कि हाँ स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कराए. नहीं भाई, हम बहुत जल्दी में. कैसे हैं हम बहुत जल्दी में. यू रिएक्शन होना चाहिए. यू रिएक्शन कैसे होगा? ये एक ही साथ दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एक ही साथ दोनों को एलिमिनेट कर देंगे. तो C2X है, यहाँ पे C2H है, ये X को भी एलिमिनेट कर देगा और ये H को भी एलिमिनेट कर देगा. इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है कि रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप हो रही है कि रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप नहीं हो रही है. हमें क्या, हमें रिएक्शन करने से मतलब है. ऐसा कहता है E2 एलिमिनेशन. लेकिन E1 में क्या होता है भाई? हम बिल्कुल एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, है ना. हर एक स्टेप को फॉलो करते बराबर ही हम रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, ऐसा E1 का मानना है. ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं E1 एलिमिनेशन. अच्छा, पता है हमने ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, राइट? यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. तो कुछ वैसा ही आपको यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में देखने के लिए मिलेगा. सी, E1 एलिमिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कहते हैं. ये 2 स्टेप का है, याद आ रहा है? SN1 इज आल्सो यूनिमोलिकुलर. वो भी 2 स्टेप का रिएक्शन होता था. वेयर लिविंग ग्रुप डिपार्ट, जहां पे लिविंग ग्रुप उसको छोड़ के चला जाता था और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बनता था, फॉलोड बाय द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शंस टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड एल्कीन. ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी हुई हैं. ये सारी की सारी चीजें तो हमने पढ़ी हुई है. किसमें पढ़ी है? ये सारी की सारी चीजें हमने SN1 रिएक्शन में पढ़ा है. सो अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि जरा बता दो, एक रिएक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा कि E1 रिएक्शन होगा, तब तो हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, है ना. तब हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी. तब हम पहचान ही नहीं पाएंगे कहाँ पे E1 हो रहा है, कहाँ पे SN1 हो रहा है. बेटा पहचान लेंगे, उसके लिए हमें पहले E1 तो पढ़ना पड़ेगा ना. ठीक है, उसके लिए पहले हमें E1 पढ़ना पड़ेगा. सो फटाफट से E1 पढ़ते हैं, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि आखिरकार इतना सा तो डिफरेंस होगा जिससे हम जिसकी हेल्प से हम ये चीजें पहचान सकते हैं कि यहाँ पे SN1 होगा, यहाँ पे E1 होगा. इज दैट क्लियर? चलो 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 चलो. सो E1 एलिमिनेशन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं. ठीक है, E1 एलिमिनेशन के बारे में हम बात करते हैं. पहली चीज जो हमें पता चल चुकी है, दिस इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, एंड दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन है, 2 स्टेप रिएक्शन है. ऑलरेडी हमने देख लिया कि 2 स्टेप कौन कौन से है. ठीक है, चलो. सो CH3 CH, यहाँ पे X आ जाएगा एंड दिस इज CH2. किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? रिएजेंट बता दिया था. फर्स्ट स्टेप रिएक्शन इज दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप. ठीक है, ये कैसा स्टेप है? स्लोएस्ट स्टेप है, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, RDS. ठीक है, और RDS पे ही पूरा का पूरा जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है. सबसे पहले क्या होगा यहाँ से? सबसे पहले क्या होगा यहाँ से? हेलोजन निकल जाएगा, X निकल जाएगा, नेगेटिव एंटिटी यहाँ से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी. ठीक है, नेगेटिव एंटिटी निकल गई. CH3 CH CH2 यहाँ पे पॉजिटिव है बट इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे बन चुका है कार्बोकेटायन. दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज द बीटा कार्बन. नाउ विल मूव टू द सेकंड स्टेप. ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड स्टेप पे.
So what second step is CH3, CH कार्बोकेटायन, CH2 and H. अब क्या होगा भाई, इसके ऊपर कार्बोकेटायन आ गया और अब ये कार्बन जो है उसको देखा नहीं जाएगा, वो बोलेगा कि मेरा पड़ोसी है, मुझे हेल्प कर ली, कैसे हेल्प करूं? तो ये इस हाइड्रोजन के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई एक काम कर, तू यहाँ से निकल जा, है ना, पतली गली पकड़ो निकल, लेकिन मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं इसकी हेल्प कर दूं। तो ये बेचारा कर भी देता है। और ये सारी चीजें पता है किसकी प्रेजेंस में हो रही होती है, तभी ये हाइड्रोजन मान जाता है। ये सारी चीजें हो रही होती हैं वीक बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में ये सारी चीजें हो रही होती हैं? तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं वीक बेस की प्रेजेंस में। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन निकल गया, है ना, हाइड्रोजन निकल चुका है यहां से, तो ये बन गया है हमारा एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, एल्कीन हो गया। एंड क्योंकि यहाँ पे अल्फा से भी सब्सटेंस गए हैं, ठीक है, जो ये एक्स था वो अल्फा से गया है, हाइड्रोजन जो है वो बीटा से गया है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। नाउ विल राइट सम पॉइंट्स अबाउट दिस। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जैसा हमने SN1 में लिखा था, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1। ठीक, क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो हमने ये देखा कि देखो दो चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यूनिमोलिकुलर एंड टू स्टेप रिएक्शन। तीसरा क्या है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जितना स्टेबल हमारे पास कार्बन होगा 2 डिग्री 3 डिग्री, उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सो यहाँ पे तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, सो द रिएक्शन विल बी फास्टर। कार्बोकेटायन में हमने देखा था स्टेबिलिटी गोज टू 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। हो गया? ठीक है, क्या इतना क्लियर है? अब देखो अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट इज आल्सो पॉसिबल, और कार्बोकेटायन का हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये सारे शिफ्ट हम देख चुके हैं, तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर फॉलो कर लेना एक बार। ठीक है, सो रीअरेंजमेंट इज आल्सो पॉसिबल। जहां पे हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है, वहां पे हम रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, हम रीअरेंजमेंट करवा लेंगे। नाउ द थिंग इज, अब क्या है, थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमें पता चला है दीज 4 स्टेप्स, जो भी हमने पढ़े थोड़ी देर पहले, यूनिमोलिकुलर, ये एक यूनिमोलिकुलर पढ़ा था हमने, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ा था हमने, 2 स्टेप रिएक्शन। थर्ड वन इज कार्बोकेटायन, फोर्थ वन इज रीअरेंजमेंट। इन सब से हम E1 भी कर सकते हैं, SN1 भी कर सकते हैं, है ना, इन सब से हम E1 भी कर सकते हैं, SN1 भी कर सकते हैं। नाउ द टर्निंग पॉइंट इज, अब टर्निंग पॉइंट क्या है कि कार्बोकेटायन जो है ना, कार्बोकेटायन के पास अब 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन कि कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, यानी कि कार्बोकेटायन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन शो करे। इफ कार्बोकेटायन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल देन इट विल शो SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तब वो क्या शो करेगा, तब वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। बट इफ कार्बोकेटायन रिएक्ट विद वीक बेस, अगर कार्बोकेटायन वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉलो E1 रिएक्शन। समझ में आया क्या डिफरेंस है? एक में न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट होता है और एक में बेस के साथ, वीक बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? यस yes. क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या इतनी चीजें समझ में आ गई है ना? सो कार्बोकेटायन हैव 2 ऑप्शंस। Carbocation have 2 options.
if it react with nucleophile, then show SN1 reaction, and if it react with weak base, then it show E1 यानी एलिमिनेशन। ठीक है, तब ये क्या शो करेगा, तब ये E1 एलिमिनेशन शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया है क्या? इतना समझ में आ गया है? ठीक है, कार्बोकेटायन में बेसिक कैरेक्टर लगते ही, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये E1 एलिमिनेशन शो करने लग जाएगा, एंड दिस इज एंडोथर्मिक। वहां पे क्या होता था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक इज ग्रेटर देन 50% और द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया? यूनिमोलिकुलर है तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका कैसा हो जाएगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन दी, किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन दी बेस। सिर्फ और सिर्फ नहीं, बेस नहीं, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, है ना। सो रेट ऑफ रिएक्शन only depends upon alkyl halide। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पे ये डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर बेस और अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करेगा तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। जब बेस पे डिपेंड नहीं करेगा तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम बार बार ये वीक बेस वीक बेस वीक बेस क्यों ले रहे, क्यों ना हम इसकी जगह स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, है ना। बार बार हम वीक बेस कंसीडर क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम एक बार एक अच्छा सा बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस जब हम लेंगे तो पता ही क्या होता है, SN2 रिएक्शन याद है कि हेलोजन निकला नहीं था कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक अटैकिंग कर दी थी। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो यहाँ पे भी सेम ही चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पे सेम ही चीजें होंगी कि जो एक्स है वो निकलेगा नहीं और यहाँ पे बेस आके इस पे अटैक कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते हैं, वीक बेस लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस इज द स्पेस। नो, चलो वीक बेस जैसे कि वाटर हो गया, CH3OH है, C2H5OH है, तो ये सारे के सारे क्या है, इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा सकते हैं। अगेन सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक, solvent should be polar protic। solvent कैसा होना चाहिए, solvent यहाँ पे polar protic होना चाहिए। समझ में आ गया, solvent यहाँ पे polar protic होना चाहिए। तो सारा जो खेल है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बेस पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बेस पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एल्काइल हैलाइड। देखो, एक हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे और एक हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, E1 में भी एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल, इन दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे विद फुल ऑफ मैकेनिज्म। सो देर किस बात की है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो एल्काइल हैलाइड क्या होता है, क्या होता है एल्काइल हैलाइड, CH3CHBrCH2। सो दिस इज एल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया है, एक बेस ले लो, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 60 ले लो, 80 ले लो, है ना, तो मोर देन 50 होना चाहिए।
ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं. सो अल्फा कार्बन जिसके पास हेलोजन अटैच हो, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट वाला कार्बन इज अ बीटा कार्बन. सो दिस इज अगेन अ बीटा कार्बन. ये भी हमारा बीटा कार्बन है एंड दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन. कहीं से भी आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, फर्क नहीं पड़ता है. ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है. दो इन बोथ द केसेस प्रोडक्ट विल बी दी सेम. ठीक है, दोनों केस में प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा. HBr यहां से निकल जाएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस प्रोपीन. ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारा प्रोपेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, है ना. मैकेनिज्म, अब इसके मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म. सबसे पहले हेलोजन निकल जाएगा, फिर इसमें से H पॉजिटिव निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, है ना. यही तो कहानी हमने पढ़ी है तब से. CH, Br, CH2H. फर्स्ट स्टेप इज क्या है? RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. यहां से Br बाहर आ जाएगा. सो CH3CH पॉजिटिव, CHNH. और सेकेंड स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपना प्रोटॉन नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. CH3CH positive and CHH in presence of weak base जो हमने लिया था CH3OH, और ये बन रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है. इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है. समझ में आ गया? क्या इतनी चीजें क्लियर है? अब देखो यहाँ पे पता है आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए. यहाँ पे 3 कार्बन थे. ठीक है, 2 कार्बन है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा, 3 कार्बन है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा. क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, प्रोडक्ट तो दोनों केस में ही सेम है. व्हाट इफ वी हैव 4 कार्बन? क्या हो अगर हमारे पास 4 कार्बन का सेट होगा, तो भी क्या कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल देंगे, किसी भी एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देंगे एंड द प्रोडक्ट विल सेम. लेट्स वेरीफाई. So CH3CH2 CH Br and CH3 ये हमारे पास रहेगा. ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है. इसका हम क्या करा दें? CH3OH के साथ एट हाई टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने यहाँ पे ले लिया. अब हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे. पता है इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे. कार्बोकैटायन 2 बनेगा, या तो नहीं, कार्बोकैटायन तो एक ही बनेगा ना. कार्बोकैटायन ये बनेगा या तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए या तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए, क्योंकि दिस इज द अल्फा, तो ये हमारा बीटा है, ये हमारा बीटा. इन दिस केस हमें 2 प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे एंड दोनों के दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है. ठीक है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं? दोनों के दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, उनकी शक्ल ही नहीं मिलती है. ठीक, कैसे भाई, कैसे उनकी शक्ल नहीं मिलती है? अभी देख लेते हैं. पहला प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, और दूसरा बन जाएगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक, कैसे? अगर यहाँ से हाइड्रोजन गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा. तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है. एक बनेगा हमारा ब्यूट-2-ईन और एक हमारा बन रहा है ब्यूट-1-ईन. ब्यूट-2-ईन एंड ब्यूट-1-ईन, डोंट वरी, हम नॉमेनक्लेचर बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं. ठीक है, ये हमारा आज खत्म हो जाएगा. एलिमिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे इसके बाद से. ठीक है, एंड देखो इन्हीं सब में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ना, इन सब में टोटल हमारा पहला ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है क्लास 11th का,
ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। हम डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे, क्योंकि आप बुक खोल के देख लीजिए, अब कोई सा भी पार्ट नहीं बचा है। एक हमारा आई थिंक आइसोमेरिज्म वाला पार्ट बचा है, दैट वी विल कवर सून। ठीक है, सबसे पहले विल कवर द नॉमेनक्लेचर एंड आफ्टर दैट विल डू आइसोमेरिज्म। फिर फर्स्ट चैप्टर जो है सम ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट वाला, सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, वो खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली विल स्टार्ट द हाइड्रोकार्बन चैप्टर। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि एक हमारा ब्यूट 2 बन रहा है और एक हमारा ब्यूट 1 बन रहा है। नाउ व्हिच वन इज द मोर स्टेबल वी कैन से, और द मेजर प्रोडक्ट, इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन होने वाला है इसके मेजर प्रोडक्ट बनने के पीछे? सी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो यहाँ पे पता है क्या होता है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, ठीक है, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड साइड में है, ठीक है, तो इस बेचारे डबल बॉन्ड को इधर वाले कार्बन अच्छे से, हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका यूटिलाइजेशन करे, इसके साथ है, बट ये जो दो कार्बन है ये इनसे दूर हो गए, इन्होंने इनसे दूरी बना ली है। तो इस कारण क्या हो रहा है, इस कारण क्या हो रहा है, हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि सारा का सारा लोड इसी साइड है, इस साइड सारे के सारे फ्री है, सारे के सारे सिंगल है ना, तो स्टेबिलिटी इतनी दिख नहीं रही है। बट यहाँ पे देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इनके सेंटर पे आ गया तो जितने कार्बन इधर है उतने कार्बन उधर है, तो एक बीच में आ गया तो एक बैलेंस बना के रखेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। प्लस दूसरा कॉन्सेप्ट आप क्या लगा सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, दूसरा स्टेप आप क्या लगा सकते हैं, दूसरा प्रोसीजर दी हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने क्या पढ़ा था, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना अच्छा, उतना मजबूत हमारा प्रोडक्ट बनेगा, राइट? यही चीज हमने पढ़ी थी, है ना? तो अब चेक करते हैं कि किसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, लेट्स चेक इट। तो ये देखो, ये तो अल्फा अल्फा है, हाँ, हाँ, ये देखो, ये वाला अल्फा कार्बन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। तो more substituted alkene is the major product and the least substituted alkene is the minor product। ठीक है, और इसी में पता है हम एक रूल पढ़ते हैं, दैट रूल इज कॉल्ड सिरजेफ रूल। ठीक है, सिरजेफ रूल क्या कहता है कि जितना ज्यादा हमारा एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होता है उतना ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके, ओके, तो हम आ चुके हैं सिरजेफ रूल की तरफ। सो सिरजेफ रूल इज आल्सो नोन एज सिरजेफ रूल is a rule in organic chemistry that predict the major product, जो major product को predict करता है elimination reaction में, and it state that the most stable alkene is the one that has the most alkyl group attached to the double bonded carbon atom। मतलब इधर भी उतने ही कार्बन हो, इधर भी उतने ही कार्बन हो, बिल्कुल एक बीच में, ऐसा नहीं कि साइड में आके बेचारा डबल बॉन्ड फंस गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हर तरफ से अटेंशन मिलनी चाहिए, ये सर्जेफ रूल कहता है। ठीक है, कि जितनी अटेंशन उसको यहाँ से मिल रही है उतनी अटेंशन उसको वहां से भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल वो सेंटर पे होना चाहिए, है ना? तो ये है सर्जेफ रूल। ठीक है, तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट रहेगा उतना ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब सर्जेफ, ठीक है, सर्जेफ ने कहा ओके, बात बता दी उन्होंने अपनी, बट कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी बात को फॉलो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे, ठीक है, जो सर्जेफ ने कहा वो उनको मानना नहीं, ठीक है, वो अपनी थ्योरी लेकर आएंगे, है ना? जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि जैसे इस ग्लास में अगर आधा आधा ग्लास पानी रख दूं तो आधे बोलेंगे कि इसमें आधा पानी है, आधे बोलेंगे आधा खाली है ना? हालांकि दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही सही है, बट एक बात पर टिकेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही है, तो बेकार से एग्जांपल दिया मैंने बहुत। ठीक है, यहाँ पे फोकस करते हैं। तो सेडजेफ ने कहा कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो कम सब्स्टिट्यूटेड होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हॉफमैन कहता है कि मैं इस बात से डिसअग्री करता हूँ, मुझे सुननी ही नहीं है सेडजेफ की बात, सेडजेफ जो बोलेगा मेरा उसका उल्टा है। ठीक है, सेडजेफ जो भी बोलेगा, सेडजेफ ने कहा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, मैं कहूंगा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट थियरी लेकर आते हैं हॉफमैन, जिसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विद अ फ्यूअर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द कार्बन of the double bond is that form the major product।
अगर हमने ये बना दिया, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये, सो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक। बट अकॉर्डिंग टू सेडजेफ, according to Setzef, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सेडजेफ और जो हॉफमैन है वो एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। सेडजेफ और जो हॉफमैन है वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे की बात को डिनाई कर रहे हैं, वो एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे। हम क्योंकि यहाँ पे E1 एलिमिनेशन पढ़ रहे थे तो कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। चलो फटाफट से आपको बताना है कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बेस के साथ रिएक्शन कराया वाटर के साथ, 80 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया हमने, ठीक है। वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया 80 डिग्री 60 डिग्री, आप हाई टेम्परेचर ले सकते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, देखो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ से Br निकला, यहाँ से H निकला, एंड द प्रोडक्ट शुड बी दिस। लेट्स सी कि क्या ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है भी कि नहीं है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इसके मैकेनिज्म की तरफ, है ना, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इसके मैकेनिज्म की तरफ। सो CH3CH CH3 CH2Br, फर्स्ट स्टेप इज RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहां पे ब्रोमीन निकल जाएगा, है ना, जहां पे क्या होगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH CH3 CH2 और यहाँ पे बन गया कार्बोकेटायन। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 3 ही कार्बन थे तो हमारा जो आंसर था वो तो गलत, वो तो सही हो गया, है ना, लेकिन अगर 4-5 कार्बन होते तो हो सकता था कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता वो गलत हो जाता विदाउट मैकेनिज्म। वो कैसे, कैसे ये है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है दैट इज 1 डिग्री, बट हमें पता है कि कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के रीअरेंजमेंट करके हम यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन भी बना सकते हैं। कैसे, देखो रीअरेंजमेंट कर दो भैया, CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने वाला है। सो ये बन जाएगा CH3C पॉजिटिव CH3 एंड ये बन गया हमारा, इसको मिल गया है CH2Br, ठीक है। हाँ पॉजिटिव चार्ज उसके पास चला गया है और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ठीक है, इसके पास क्या आ गया है CH3 आ गया। अब ये कैसा कार्बोकेटायन बना, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया है। कैसा कार्बोकेटायन बन गया, ये 3 डिग्री बन गया, यहाँ पे ये 1 डिग्री था। अब ये फर्दर रिएक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है, फर्दर रिएक्शन को फॉलो करेगा। एक बार अभी ब्रोमीन निकला, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलना बाकी है, तो अब देखो यहाँ से अगर ब्रोमीन निकला क्योंकि इसकी वो पॉजिटिव चार्ज था, तो इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, या तो ये है या तो ये है, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, दोनों में हमें सेम ही प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा।
रिमूव कर दो H पॉजिटिव को फ्रॉम अल्फा कार्बन। सो CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा आंसर है जो कि फाइनल आंसर से मैच कर रहा है, दैट इज गुड। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन इधर उधर हुए, ज्यादा कार्बन हुए, तो हो सकता था कि हमारा गलत हो जाता। इस चीज को याद रखना है ना, ऐसा हो सकता था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता, तो इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। समझ में आ गया? इस चीज का आपको बिल्कुल खास ध्यान देना है। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले मैं पानी लेकर आती हूँ। गिव मी 2 minutes ओनली। ओके, ओके, चलिए, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये है हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगेन हम बेस ले लेंगे CH3OH, 60 डिग्री हमने टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैकेनिज्म फॉलो कर ले हम। लेट्स फॉलो मैकेनिज्म। CH2 पॉजिटिव, ये तो प्रोडक्ट बनेगा। CH2Cl में क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है यहाँ पे? ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है, बट इसको पता है, इसको क्या पता है कि अगर मैं इधर शिफ्ट हो गया तो मैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाऊंगा। मेरे तो बल्ले बल्ले हैं, मेरे तो मजे हैं। तो ये क्या करेगा? वही करेगा, है ना, जिसमें इसको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये वही काम करेगा और यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। दिस इज द बीटा कार्बन। अब इसी कार्बन से ये भी अटैच है, तो ये भी हमारा बीटा कार्बन हो जाएगा, और इसी कार्बन से ये भी अटैच है, तो ये भी हमारा बीटा कार्बन होगा। अब कहीं से भी हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, इसी के आगे कंटिन्यू कर ले। H पॉजिटिव निकलेगा। देखो, अगर यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है तो हमारे पास क्या बनेगा? ये एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बनेगा, और चाहे यहां से H निकाल दो चाहे यहां से H निकाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में जो नॉमेनक्लेचर होगा वो सिमिलर ही रहेगा। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा CH3। अब देखो which one is the major product and which one is the minor product। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर सकते हैं हम, सिट्जफ रूल लगा सकते हैं। सिट्जफ ने कहा था कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट एंड द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द माइनर प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, एंड ये हमारा बना देगा माइनर। एक हमारा बनेगा मेजर एंड द सेकेंड वन इज माइनर। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? अब इसके बाद हम आ चुके हैं, एल्कीन वाला प्रोसेस हमने कंप्लीट किया। ठीक है, नहीं, एल्काइल हैलाइड वाला, एल्काइल हैलाइड से हमने एल्कीन बनाया। नाउ इट्स टाइम टू डू द रिएक्शन विद एल्कोहल। अब हम यहाँ पे एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके, बस खत्म ही होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है, एल्कोहल वाला बचा है, एंड दूसरा एक और टॉपिक बचा होगा, एक नहीं,
एक दो टॉपिक बचे, कोई नहीं, आज ही खत्म करेंगे हम इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर पे फोकस करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से नॉमेनक्लेचर जानेंगे हम। चलो फिर अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो सेम ही है, वहां पे एक्स लगाया हुआ था, यहाँ पे OH लगा देंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, सबसे पहले OH निकल जाएगा, है ना। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे हम एसिड लेंगे, अल्कोहल में किसकी प्रेजेंस लेंगे, एसिड लेंगे। अभी जो हम एल्काइल लाइट कर रहे थे वो किसकी प्रेजेंस में कर रहे थे, वो बेस की प्रेजेंस में कर रहे थे, समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हम यहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराने वाले हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं। तो हमारा यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 के बारे में आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी कि इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जिसके पास भी जुड़ा होता है वहां से वो पानी को निकाल देता है ना, ये पानी चोर होता है, जिसके पास भी जुड़ा होगा वो वहां से क्या करेगा, पानी को निकाल लेगा और उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H3PO4, ठीक है, ये सारी चीजें भी ले सकते हैं, समझ में आ गया। वीक बेस लेंगे तो इवन एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। और अगर आप न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो SN1 रिएक्शन हो जाएगा, समझ में आ गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, इसके बारे में जरा हम बात करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म। अब जरा हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। CH3, CHOH and CH3, यही था हमारे पास रिएक्टेंट। दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, और ये भी हमारा बीटा कार्बन, ठीक। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, इनका ब्रेकडाउन होगा तो ये क्या बन जाएगा, H2, ठीक है, SO4, 4 O है, 4 O है, 3 ही लगा दी, 2, ठीक। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये ब्रेक होगा, इसके पास लोन पेयर है, इसको दिखा, इसने फटाफट से जाके इसको इसकी हेल्प करनी चाहिए, फटाफट से जाके वो उसकी हेल्प करेगा तो क्या बन जाएगा, अब वो गले पड़ जाएगा उसके, है ना। उसकी हेल्प करने गया हाइड्रोजन की, अब हाइड्रोजन इसके घर आ जाएगा इसके पीछे पीछे, और इसकी टेंशन, वो अपनी टेंशन इस ऑक्सीजन को दे देगा। अब ऑक्सीजन को बड़ी घबराहट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है ना। ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, ऑक्सीजन को किसी ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो उसको बहुत घबराहट होगी, उसको लगेगा अभी कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना है, तो क्या करेगा, बोलेगा अभी भी तो मैंने इसकी हेल्प की थी, इसी की जैसा मेरे पास पहले से ही एक और है, अभी गुस्सा हो जाएगा अगर मैंने इसको निकाल दिया तो क्या करेगा, ये इसी से बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक है, ये इसी से क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ देगा और यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, CH3CH कार्बोकटायन एंड CH3। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, यस। अब इसका रिएक्शन, क्योंकि देखो जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया था उसमें से वीक बेस कॉन्जुगेट, जो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो बेस बनेगा वो कैसा बनेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। सो दैट वीक कॉन्जुगेट बेस रिएक्ट विद दिस कार्बोकटायन, तो CH3CH एंड CH3, तो इसमें से वीक बेस क्या है, SO3H, ये इसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा और वहां से वो हाइड्रोजन निकाल लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। दिस इज अ वीक बेस, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और ये यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, यस। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं जितनी अभी मैंने आप सबको बताई है, यस और नो, फटाफट से बताएंगे भाई, फटाफट से ये चीज बताएंगे, क्या इतना आपको समझ में आया है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बनता है, आप प्रॉपरली उसको सॉल्व करेंगे,
कॉपी में बिल्कुल अच्छे से चैट बॉक्स में भी मुझे बताएंगे कि हाँ मैम ये हमारा हो चुका है, डे 9 का ये क्वेश्चन था, है ना, ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिएगा डे 9। और जो आपने कॉपी में लिखा है ना उसकी फोटो क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा नीट का ऑलरेडी व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, सारी चीजें एकदम फ्री हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब क्लास होती है नीट की। ठीक, फिलहाल तो अभी हमने रिकॉर्डेड रखा है क्योंकि कुछ और भी काम चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यू सेशन की लॉन्चिंग है जिस वजह से हमने लाइव अभी स्टार्ट नहीं किया है, बट बहुत जल्दी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की जो हमारी क्लासेस हुई थी वो लाइव हुई थी, है ना, बट फिर से हम इसको लाइव कर देंगे। ओके बच्चों, चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दी थी जो बहुत ही शिद्दत से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये है आपका होमवर्क डे 9 का। ठीक है, समझ में आ गया? वीक बेस ले लो आप अपनी तरफ से, कोई सा भी वीक बेस। वीक बेस नहीं, यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपको रिएक्शन करके प्रोडक्ट बताना है, मेजर एंड माइनर बोथ विद मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म के साथ ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए अब हम। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं E2 एलिमिनेशन की। ठीक, इसके बाद हम किस पे आ गए हैं? इसके बाद हम आ गए हैं E2 एलिमिनेशन पे। जैसे हमने SN2 एलिमिनेशन पढ़ा था वैसे ही अब हम बात करते हैं E2 एलिमिनेशन की। सो E2 एलिमिनेशन इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, इसमें हमने क्या देखा था? क्या देखा था इसमें हमने? ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, और दोनों की दोनों चीजें साथ में हो जाती है, ये भी चीज हमने पढ़ी थी। सो RCH2X CH2H स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो बिल्कुल SN2 वाला मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे SN2 वाला मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है। आपने देखा था ना कि इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है ना SN2 में, तो बिल्कुल यहाँ पे वैसा ही होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर जो हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो वो X को निकलने का मौका ही नहीं देगा। ठीक है, वो X को निकलने का मौका ही नहीं देगा और बेस उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो कैसे रिएक्शन हो रहा है उसको देखो बिल्कुल ध्यान से। RCH2X CH2 और यहाँ पे मान लो H है। ठीक, इस तरीके से हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब स्ट्रॉन्ग बेस लिया है हमने तो सारी चीजें एक ही साथ हो जाएगी। देखो धीरे धीरे इतने में ये X निकलेगा, इतने में दो, नहीं भैया हाइड्रोजन का ध्यान देना, इतने में ये धीरे 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 X निकलेगा। ठीक है, बस उतने पे ही इस हाइड्रोजन पे बेस आके अटैक कर देगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन पे बेस आके अटैक कर देगा। अब धीरे धीरे देखो ये यहां से निकल रहा है, ये इसको लेके जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो E2 में, ठीक है, E2 में क्या होता है, जो बेस है ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन से जाके अटैक करता है। जैसे SN2 में भी होता था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके अटैक करता है, और यहां से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, बेस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके निकाल देगा। हेलोजन यहाँ से ऑलरेडी निकल रहा है,
तो इनके बीच में फिर बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो प्रोडक्ट चाहे E1 के बारे में बात करें चाहे हम E2 के बारे में बात करें, दोनों में हमें प्रोडक्ट सेम दिख रहा है, बट मैकेनिज्म इज डिफरेंट। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म यहाँ पे बिल्कुल अलग है। कैसा है मैकेनिज्म? बिल्कुल अलग है। चलो कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक, सबसे पहला ये बायोमोलिकुलर है, वन स्टेप रिएक्शन है। ये बायोमोलिकुलर है, ये वन स्टेप रिएक्शन है। कोई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, जब कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड एंड बेस दोनों पे डिपेंड करेगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। समझ में आ गया? जैसे NH3 ONA OH। ठीक, तो ये हो जाएगा। कार्बोकटायन नहीं बना, बट यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशनल स्टेट, ठीक है, इसको हम एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उल्टे तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे निकलता है, सो दिस इज कॉल्ड एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया है? एंटी एलिमिनेशन। सॉल्वेंट शुड बी पोलर एप्रोटिक। ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए? पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल और पॉइंट लिख लो पहले। कितने पॉइंट हो गए थे? 8। नाइन्थ पॉइंट इज ठीक है, सॉल्वेंट शुड बी पोलर एप्रोटिक, है ना? चलो, इतनी चीजें क्लियर हैं। यस, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक है ये। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए तो एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास। अब क्या हो जाएगा? ये बीटा है, ये बीटा है, दोनों की दोनों चीजें एक ही साथ निकल जाएंगी, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये हमारा माइनर है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ और ये हमारा मेजर हो जाएगा। तो एक हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा और एक हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं अब हम। चलो इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है हमारा एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन अभी बताया था क्या होता है। जो E2 एलिमिनेशन हमने पढ़ा उसमें क्या होता था कि पीछे की साइड से हाइड्रोजन रिमूव होता था, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एंटी एलिमिनेशन रेफर्स टू द टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एक एलिमिनेशन का ही टाइप है। स्पेसिफिकली E2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, वेयर द बेस एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन, जहाँ पे बेस जो है वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम अ कार्बन दैट इज एंटी पेरिप्लेनर टू द लिविंग ग्रुप। ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड से जाके वो हाइड्रोजन को, बेस जो है हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करता है और उसको वहां से निकाल के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। क्या ये समझ में आया? यस। क्या ये चीज समझ में आई है या फिर नहीं आई है? यस, ये बताएंगे क्या ये चीज समझ में आई है या फिर नहीं आई है। लेट्स डू विद एन एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन ले लिया। ठीक है, एक में हमने अटैच कर दिया है क्लोरीन, कोई दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे हमने CH3 अटैच कर दिया, यहाँ पे भी हमने CH3 अटैच कर दिया। सी दिस इज दी अल्फा कार्बन, ये वाला जो कार्बन है अल्फा कार्बन है। उसके कंपैरिजन में एक बीटा कार्बन हमारा ये हो जाएगा, एक बीटा कार्बन हमारा ये है। ठीक है, एक बीटा कार्बन जो है हमारा वो ये है। ओके, अब इसके साथ हमने देखो इस पे ये बैक साइड से यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अब क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ये क्या बन गया, देखो ये आपको पता है ना, एक होता है वेज, एक होता है डैश। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये प्लेन के ऊपर, जैसे मान लो अगर मैंने ये पकड़ा हुआ तो ये ऊपर जो हो जाएगा ये है, और बैक साइड में जो हमें नहीं दिखाई देता वो कुछ इस तरीके से हम डैश की तरह बनाते हैं। ठीक है, तो अगर जो, ठीक है इसको हटा दो, ये अगर हमारा वेज से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास डैश से जुड़ा हुआ है, तो बेस क्या करेगा, डैश से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, डैश से जाके हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, बिल्कुल पीछे से जाके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है। ठीक है, जो बैक अटैकिंग कर देगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एल्कोहलिक QH ले लिया, इसको हम हीट करें तो ये क्या करेगा, ये बैक साइड से जाके इस हाइड्रोजन को रिमूव करा देगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ ये बन जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, ये यहाँ पे बनने वाला है। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? क्या इतनी चीजें समझ में आ गई कि बैक अटैकिंग यहाँ पे होने वाला है, बेस जो है वो बैक पे जाके हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर देगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड देन उसके बाद हम इस क्लास को कर देंगे एंड। चलो एक और एग्जांपल ले लो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन। हमारा काम क्या है, हमारा काम कुछ भी नहीं है, ये बेस का काम है कि वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके, है ना, उसके एंटी पोजीशन में जाके हाइड्रोजन को वहां से निकालेगा। ठीक, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे और ये दूर से भागेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो यहाँ से ये कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, इसके पास एक हाइड्रोजन तो है, वो निकल गया। यहाँ पे क्लोरीन यहाँ से निकल गया,
तो इसके बीच में आ गया डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे एज इट इज CH3 और H तो है। ठीक, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा एंड दिस इज द फाइनल। आफ्टर दिस हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो होता है पूरी तरीके से फिनिश। सो यहाँ पे हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में विल डू नॉमेनक्लेचर। ओके, बिल्कुल बेसिक से हम नॉमेनक्लेचर को सॉल्व करेंगे क्योंकि नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे हमने रिएक्शन देखे, हर एक रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो रिएक्टेंट होता है, उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, बट वो कुछ ना कुछ नाम कैसे पहचानेंगे हम, उसके लिए हमें नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, नॉमेनक्लेचर के रूल्स पता होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास में आपने काफी कुछ सीखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, डे 9 एंड डे 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। देखो सारे के सारे ही डे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्योंकि ये सारे नीट पर्सपेक्टिव से क्लास हो रही है ना। तो जो भी चीजें वहां पे आने वाली है, सारी चीजें वही सिखाई जा रही है, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं। ओके, सो बाकी का डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।